साथियों, आप सब लगता है बहुत ज्यादा थक गए। बहुत देर से आप गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, बट एक बार मुस्कुरा के जय भीम बोल दीजिए तो समझ जाऊंगा कि आपने मेरे लिए जो इंतजार किया आपका वक्त जाया नहीं जाने दूंगा। एक बार मुस्कुरा के जय भीम। साथियों, आपकी शक्ल पे जो मुस्कुराहट है और ये जो दिल से जय भीम निकला है, इसी के लिए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और मायावती जी ने, आदरणीय मायावती जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। तो कभी भी, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी दिक्कतें हो, कभी मुस्कुराना बंद मत कीजिएगा। आप अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथी, आप सब जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हुए हैं, हम सबको सुनने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से धन्यवाद व उनको नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के लिए समर्पण कर दिया। तो बहन जी का और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का मैं दिल से नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य के 4 बार में BSP की सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद उनके इस नेतृत्व से प्रेरित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर उस मिशन, दायित्व, कार्य व फर्ज को पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना आजीवन कड़ा संघर्ष करते करते निकाल दिया। साथियों, हमारी पार्टी के लिए पिछले कुछ समय से विरोधी पार्टियां बहुत सारे प्रोपेगेंडा, बहुत सारी टाइप की अफवाहें फैलाते आए हैं ताकि हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे कैडर का मनोबल टूट सके। परंतु मैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आज आप सबके सामने बात रखना चाहूंगा। इस बात से कुछ लोगों को दिक्कत होगी, इस बात से कुछ लोगों को लगेगा कि ये भैया को मंच पे नहीं बोलना चाहिए था, परंतु आज मैं अपने लोगों के बीच में हूं, तो मैं आज अपनी बात रखते वक्त बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। साथियों, कुछ पार्टी विरोधी लोग हमारे कैडर, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बोलते हैं कि भाई बसपा पिछले कुछ सालों से इसलिए नहीं तरक्की कर पा रही क्योंकि वो किताबों के बोझ में दबी है। साथियों, जो ये बोलते हैं उनको आज हम जवाब देना चाहेंगे। साथियों, आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों ने न्यूज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं सुना तो मैं आज आपको उसके बारे में 2 बातें बताता हूं और कैसे ये किताबों के बारे में उससे जुड़ती है। साथियों, पिछले 6 सालों में करीबन 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चंदे के रूप में अपनी पार्टियों में लिया।
साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी जैसी पार्टियों के नाम हैं, परंतु इसमें एक पार्टी का नाम नहीं है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है जिसका नाम इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं है? साथियों, बीएसपी ने आज तक कभी भी किसी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया है, कभी भी नहीं किसी एक धरना सेठ से पैसा लिया है। आप जानते हैं बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर, अपने समर्थकों के तन मन और धन से ये अपने इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी लड़ती आएगी। तो साथियों, ये उनको मुंह तोड़ जवाब है, ये उनको सबूत है जो आपसे बोलते हैं कि हाथी का किताबों के बोझ में दब रहा है, वो दो बोझ में नहीं दब रहा। ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के धन से चलती है। कार्यकर्ता इसको अपना कर्तव्य समझता है कि अगर अपने मूवमेंट को चलाना है तो वो अपने दिल से धन देता है इस पार्टी को चलाने के लिए। साथियों, बता दो ताली बजाकर अगर ये बात सच है कि नहीं। अब साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव आजकल चल रहे हैं, हमारे सर पर हैं, और इसमें हमारी तरह और भी पार्टियां आप लोगों को बुला बुलाकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी, परंतु आपको इस बारी उनको वोट डालने से पहले और उनको आपने अपने बीच में आने से पहले उनको एक काम देना है। उन्हें बोलना है कि इससे पहले हम तुम्हारे मंच पे तुम्हारी मीटिंग में आके तुमसे तुम्हारी बात सुने, हमें पिछले 10 साल का हिसाब दो, हमें पिछले 5 साल का हिसाब दो। साथियों, कभी भी चुनाव आने वाले 5 साल के वादों पे नहीं, अब आने वाले पिछले 10 साल के रिकॉर्ड पे लड़ा जाना चाहिए। आपको सवाल करना चाहिए कि जब तुम्हें हमने सत्ता में बिठाया था तो पिछले 10 साल और 5 साल से तुम लोगों ने हमारे समाज, हमारे लिए क्या काम किए। तभी साथियों, बहन जी के सख्त आदेश है कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बहन जी हमेशा बोलती हैं कि जब भी आप अपने समाज के बीच में जाएं तो आप कभी भी आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल के काम ना बताएं। आप लोगों ने पिछले 5 साल और 10 साल में क्या काम किया, आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया, वो आप जाके अपने समाज को बताएं, ताकि उनको भरोसा हो कि हाँ, जिसको वो वोट डाल रहे हैं उसने हमेशा हमारे वोट का सही इस्तेमाल किया, हमारे लिए सही तरीके से काम किया। इंग्लिश में बोलते हैं, लेट द वोटर्स बी जज ऑफ योर वर्क। साथियों, पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में आसीन है, उनका आपको 10 साल का रिकॉर्ड मांगना होगा। 2014 में केंद्र की सरकार में बीजेपी आई थी, उनसे आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना होगा। और मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़ के जा रहा हूं, आप इस पे जरूर सोचिएगा, अपने साथियों से बात कीजिएगा और उनसे जरूर पूछिएगा। साथियों, आज सरकारी स्कूलों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा सबसे जरूरी, हमारे आने वाले भविष्य की नींव है शिक्षा। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आधे से ज्यादा बच्चे आज अंग्रेजी नहीं बोल पाते। आप उनसे अगर भी बोलिए कि अंग्रेजी में 1-2 लाइनें सुना दो, तो बेचारे बच्चे आज अंग्रेजी की भाषा नहीं समझते हैं, ना बेचारे बोल पाते हैं। वैसे तो मोदी जी जाके बोलते हैं कि हम इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु उनसे पूछिएगा कि अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन अदर कंट्रीज से काम लेना है तो हम उनसे किस भाषा में बात करेंगे। वो तो आपसे हिंदी में बात करने से रहे, आपको तो चाइना से भी काम लेना होगा, तो कैसे हमारा समाज, कैसे हमारे लोग उनसे बात करेंगे, कैसे उनसे हम काम ले पाएंगे, जब हमारा बच्चा 8वीं क्लास का बच्चा अगर आज अंग्रेजी नहीं बोल सकता। साथियों, 8वीं कक्षा के बच्चों का तो आज इतना बुरा हाल है, बेचारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते। ये मैं अपने मन से नहीं, सरकारी सर्वे और रिकॉर्ड के डेटा को उठा के बोल रहा हूं। कहीं आप समझो कि मैं भाजपा की बुराई कर रहा हूं, ये फैक्ट्स और फिगर हैं। साथियों,
साथ ही साथ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है। वो कहती है कि हम इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु आज साथियों सरकारी स्कूलों में 65% ऐसे स्कूल हैं जहां पे आज तक एक कंप्यूटर तक नहीं लगा, और 35% उनमें से ऐसे स्कूल हैं जिसमें सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन हो। साथियों, जब आपके बच्चे कंप्यूटर चलाना नहीं जानेंगे, जब उन्हें इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होगी, तो कहां से वो सीखेंगे डिजिटल इंडिया, कहां से वो सीखेंगे नई टेक्नोलॉजी के बारे में। साथियों, केंद्र की सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे दिए थे आपको, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे, उन्हें किस तरह से एक उज्जवल भविष्य देंगे, परंतु जो आपके बच्चों की शिक्षा के साथ ही खिलवाड़ करता आ रहा है, वो क्या ही आपके भविष्य की बात करेगा। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई आपके बच्चे की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, वो कोई छोटी बात नहीं है। वो खाली पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होती। साथियों, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसे नौकरी कैसे मिलेगी? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बेचारा कमाएगा कैसे? वो फिर से